बादशाहों की हुकूमत के बाद अब अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के बेटे शाह जमान की हुकूमत थी और इसी दौरान हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तमाम हरबे आजमा रही थी और हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में काबिज हो चुकी थी। अंग्रेज़ इस तरह तकरीबन आधे हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके थे, लेकिन टीपू सुल्तान वो वाहिद हीरो था, मुसलमानों का वो आखिरी रहनुमा हिंदुस्तान में मौजूद था जो दोबारा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था और उनको हर जगह पर जहाँ पर मुमकिन होता शिकस्त दे रहा था। इसी दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा हिंदुस्तान में काबिज होना शुरू हुई तो टीपू सुल्तान ने शाह जमान को अफगानिस्तान में ख़त लिखा और उसे ये कहा कि वो हिंदुस्तान में आए और मेरी मदद में शामिल हो, इस तरह हम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे सकें। जब ये ख़त उन्हें मौसूल हुआ तो शाह जमान ने हिंदुस्तान में रखते सफ़र बांधा और टीपू सुल्तान की मदद का फैसला किया, लेकिन अंग्रेज़ अपनी चालों, अपनी शातिर साजिशों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। वो ईरान में तकरीबन दाखिल हो चुके थे हिंदुस्तान की तरह, उस तरह उन्होंने ईरान के थ्रू और मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, उन्हें पता था कि ये वो लोग हैं, अगर अफगानिस्तान वो वाहिद उनका हरीफ था जिससे वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की चाल और साजिश का सबसे पहला हरबा यही रहा है कि वो अपने दुश्मन के खिलाफ जब भी वो लड़ते हैं या जंग करते हैं वो सबसे पहले उसका मुताला करते हैं, उसके तमाम आबाओ अजदाद के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सोचते थे अफगानिस्तान के मुसलमान वो वाहिद मुसलमान है जो उन्हें हर जगह पर शिकस्त दे सकते हैं। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि अफगान सरदार शाह जमान उनकी टीपू सुल्तान की मदद को हिंदुस्तान में आ रहा है, तो उन्होंने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने ही करिंदों को भेजा, अपने ही मुनाफिकों को भेजा। कुछ मुसलमान का रूप धार कर अफगानिस्तान में दाखिल हुए, कुछ मुसलमान हुक्मरानों को उन्होंने ईरान में ख़रीदा और अफगानिस्तान में दाखिल किया, जिन्होंने जाकर अफगानिस्तान में मुख्तलिफ साजिशों और मुख्तलिफ बदअमनी को उभारा और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा शरपसंद अनासर वहाँ पर उभरे। और इस तरह जब शाह जमान को इन तमाम तर मामलात का पता चला, उसने फ़ौरन हिंदुस्तान से रखते सफर दोबारा अफगानिस्तान के लिए बांधा और यूं टीपू सुल्तान से लगाकर अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखने के लिए वापस आ गया। यूं टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में दोबारा अकेला पड़ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर दोबारा हावी होना शुरू हो गई और इस तरह शाह जबान ने दोबारा अफगानिस्तान में पहुंचे और तमाम तरीन फितनों को जड़ से काटना शुरू कर दिया। ईरान के ज़्यादातर लोग और बादशाहों को अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया था और वो अंग्रेज़ों के पैरोकार बनकर और आलाकार बनकर काम कर रहे थे। इधर हिंदुस्तान में जब शाह जमान को वापस दोबारा अफगानिस्तान आना पड़ा और इन फितनों की जड़ काटनी पड़ी, ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसी तरह हुआ कि सुल्तान टीपू की मदद के लिए शाह जमान अफगानिस्तान से निकलता और उसे दोबारा मालूम होता कि अफगानिस्तान में दोबारा फितने, साजिशें, शरपसंद अनासर और बदअमनी अरूज पर है। शाह जमान को दोबारा अफगानिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान में आना पड़ता और इन फितनों की जड़ काटनी पड़ती। दरअसल ये अंग्रेज थे, अब अंग्रेज भांप चुके थे कि उनका अफगानिस्तान में दाखिल होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हिंदुस्तान में है और जितना कि ईरान में है। लेकिन हिंदुस्तान शुरू से ही इन लोगों का मरकज़ और इनकी सोच का महवर और मरकूज़ क्यों रहा? क्योंकि हिंदुस्तान में मौजूद वो वसाइल थे। हिंदुस्तान उस वक्त चांदी की चिड़िया के नाम से मशहूर था और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया और अफगानिस्तान को चांदी की चिड़िया के नाम से जानते थे। जब अंग्रेज इस तरह तकरीबन सारे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे और ईरान में उनके बहुत सारे पैरोकार और आलाकार बन चुके थे, अब अंग्रेजों का अगला महवर था अफगानिस्तान। तो इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान में भी बादशाह खरीदने और गद्दार खरीदने शुरू कर दिए। इस नज़र से बरतानिया का सबसे बड़ा कमांडर जनरल मैकनाटन बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर शाह शुजा के पास अफगानिस्तान में काबुल में जा पहुंचा। शाह शुजा एक सख्त तरीन और एक बहुत बहादुर अफगान बादशाह था। उसके पास वो बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर पहुंचा और उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा शाह शुजा से मिलने के लिए। लेकिन सरदार शाह शुजा जब उनसे मिला, उसने तोहफे कबूल किए। ये पहला वक्त था जब अंग्रेज़ अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने एक बादशाह को अपने साथ मिला लिया था। यूं सरदार शाह शुजा ने उनके खिलाफ ना जाने की ठानी
मानी और बल्कि अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती की और हिंदुस्तान में और दूसरे इलाकों में मौजूद तमाम तर सिखों के खिलाफ जहाद का अलम बुलंद किया और उसने अंग्रेज़ों को यकीन दहानी कराई कि वो अंग्रेज़ों का साथ देगा। इसके बरक्स अंग्रेज़ उनका साथ देंगे कि वो सिखों के खिलाफ लड़ें, बल्कि अंग्रेज़ों का खाली सरदार शुजा ने ना साथ दिया बल्कि उनको राहदारी और तिजारत के लिए जगह भी फराम की। इस तरह अंग्रेज़ अपनी एक शर पसंद साजिश लेकर और अपने एक गैर कानूनी और गैर मामूली मंसूबे लेकर अफगानिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो चुके थे। सरदार शुजा के इस अमल की वजह से उसके बहुत ज़्यादा लोग और कबाइल उसके मुखालिफ हो गए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को अपने हक़ में नहीं देखना चाहते थे और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की दूर अंदेशी को भी भांप चुके थे, वो सरदार शुजा के ख़िलाफ़ हो गए। इस तरह बहुत सारे कबीले अंग्रेज़ों और सरदार शुजा के ख़िलाफ़ होते चले गए, लेकिन सरदार शुजा की ताकत बहुत ज़्यादा थी। इस तरह अंग्रेज़ और बहुत ज़्यादा तिजारत की घर से दाखिल होते गए और आखिरकार वो पूरे अफगानिस्तान पर काबिज़ इस तरह हुए कि उनके जितने भी गद्दार और आलाकार लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने हुकूमत नवाज दी और बाकी जितने भी मुहब्बे वतन और सच्चे लोग थे जो अंग्रेज़ों की अक्सरियत अंग्रेज़ों की असलियत से वाकिफ़ थे उनको जिला वतन कर दिया और वतन से बाहर निकाल दिया। पहले सरदार दोस्त मोहम्मद खान जो कि अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन जब उसे जिला वतन किया गया तो दोबारा दोस्त मोहम्मद खान एक नई लहर लेकर कुछ ही अरसे के बाद दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। सरदार दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान दाखिल में हुआ तो एक कबायली सरदार ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया और उसने 500 घुड़सवार और 5000 सिपाही उसके हवाले किए जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जहाद में इस्तेमाल होने लगे। इस तरह बहुत सारे दूसरे कबाइल भी पहाड़ियों में मुख्तलिफ मकामात पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते और अंग्रेज़ों को तबाह करते। इस तरह अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा छावनियाँ और बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ मकामात पर मारे जाने लगे। ये पहला वक्त था जब अंग्रेज़ों को कबायली बगावत का सामना था और यूँ अंग्रेज़ तबाह होते चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर भी एक नई हिकमत अमली ठानी और उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान के ये सारे कबीले दोस्त मोहम्मद खान के साथ मिलकर इकट्ठे होकर हमारे साथ लड़ रहे हैं तो इस तरह अंग्रेज़ों ने बगावत की फूट डालना शुरू कर दी और मुख्तलिफ सरदारों खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ तक के 2 से 3 अफगानी कबाइल के सरदार थे जो खरीदना आमादा हुए, उन्हें साजिश के तहत मार दिया गया। एक सरदार को कत्ल किया गया, दूसरे सरदार को जहर देकर कत्ल किया गया, तीसरे सरदार को भी इस तरह उसके बच्चे अगवा किए गए और उस दौरान उसको भी मार दिया गया। अंग्रेजों की इन हथकंडों की वजह से भी अफगान कबाइल आपस में टूट फूट का शिकार ना हुए बल्कि वो फिर बरसरे जहाद रहे और उन्होंने जहाद का अलम बुलंद रखा और उसके खिलाफ लड़ते चले गए। अब एक फैसला कौन मार्का सामने आया, कबाइल फिर मुत्तहिद होने लगे और पहले से ज्यादा मुत्तहिद होकर दोबारा लड़ने लगे। इस तरह अंग्रेजों को दे पर दे और मुख्तलिफ जगहों पर शिकस्त का सामना होता चला गया, लेकिन अंग्रेज अपनी हिकमत अमली बना रहे थे और ताकत में भी बहुत ज्यादा थे। इस तरह सरदार दोस्त मोहम्मद खान के बेटे अफजल खान ने पहली फैसला कौन जंग जो कि एक मैदान में जो कि खुले मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ हुई लड़ने का अज़म किया और अपने फौजियों और कबायली सरदारों के हमला अंग्रेजों पर टूट पड़ा। लेकिन अफजल खान को बुरी तरह शिकस्त हुई। उस शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंग्रेजों के पास उस वक्त की जदीद तोपें थी जो कि अफगान कबाइल के पास तलवारें और कुछ गिनी चुकी बंदूकें थी जिनके साथ अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था और इस तरह शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद बहुत परेशान हुआ उसका वालिद दोस्त मोहम्मद खान, उसने दोबारा अपनी फौज को तरतीब दिया और कुछ अरसे के बाद अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा एक फैसला कुन मार्के के लिए जंग करना चाहिए जिसमें वो चाहता था कि वो पूरे अफगानिस्तान को इनसे आजाद करा ले। दोस्त मोहम्मद खान ने जब उनसे दोबारा जंग की तो वो जंग में फिर दोबारा बहुत ज्यादा शिकस्त खुर्दा हुआ और उसे हद से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने हिम्मत ना हारी, उसके बेटे अफजल खान और दोस्त मोहम्मद खान ने कुछ अरसा दोबारा अफगान कबाइलों को उभारा। लेकिन इस अरसे के दौरान अफगान कबाइल अपनी अपनी जगह पर अपने अपने इलाकों पर अंग्रेजों को तहस नहस कर रहे थे। जिस जगह अंग्रेज थे उस जगह उन्हें हमेशा डर रहता था कि इधर से अफगान कबाइल की तरफ से हमला ना हो जाए या उधर से ना। लेकिन अफजल खान और दोस्त मोहम्मद खान ने कुछ अरसे के बाद दोबारा फौज को तरतीब दिया और अंग्रेजों पर टूट पड़े। इस जंग में वो अंग्रेजों से जीत ही चुके थे कि अचानक दोस्त मोहम्मद खान की तरफ से खबर आई कि वो गायब हो चुके हैं। लोग परेशान थे कि शायद वो शहीद हो चुके हैं, शायद वो मिल नहीं रहे या अगवा हो चुके हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वो काबुल की तरफ भाग चुके हैं और वो इस तरफ हिम्मत हार चुके और मायूस हो चुके थे कि मैं ये जंग जीतने वाला हूं, लेकिन ये अगर मैं जंग जीत भी गया तो इसकी तरफ से अंग्रेजों की तरफ से मेरे खिलाफ क्या रद्द-ए-अमल होगा। उस रद्द-ए-अमल की तरफ से डरकर दोस्त मोहम्मद खान एक अंग्रेज हुक्मरान के पास दोबारा जाकर खैबर में छुप चुके थे।
अब अफगान कबाइल जो दोस्त मोहम्मद खान की वजह से इकट्ठे हुए थे, उसको अपना रहनुमा बना चुके थे, जब उन्हें यह खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए और दोबारा मुंतशिर हुए। लेकिन अफगान कबाइल मुंतशिर भी हुए, लेकिन हर कबीला अपने तक, अपने इलाके तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था और जंग कर रहा था। यानी कि जहाद की ये तहरीक कम ज़रूर पड़ी थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। इसी दौरान जब वो अंग्रेज़ हुक्मरान के पास पहुंचा तो अंग्रेज़ हुक्मरान हैरान हुआ कि जिनके दोस्त मोहम्मद खान जैसा बड़ा लीडर मेरे पास पनाह लेने आया, तो वो हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। उसने उसको कब्जे में लेकर एक खत तहरीर करवाया कि अपने बेटे अफजल खान को यह खत लिखो कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग को बंद करे और इधर मेरे ही दरबार में, मेरे ही किले में दोबारा अपने सारे खानदान समेत यहां पर पहुंचे, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान ने वो खत तहरीर अपने बेटे के लिए किया। वो जब खत उसके बेटे अफजल खान के पास पहुंचा, उसने पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन उस खत के साथ उसके वालिद की निशानी भी मौजूद थी, जिससे उसे यकीन हुआ कि ये उसके वालिद ने ही खत लिखा है। वो 150 के करीब या 149 के करीब अफराद पर मुश्तमिल अपने खानदान के साथ दोस्त मोहम्मद खान का बेटा अफजल खान भी उसी अंग्रेज हुक्मरान के पास जाकर उसने पनाह ली और उसकी गुलामी कबूल की। लेकिन उनका एक तीसरा बेटा अकबर खान था, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो दोबारा अफगानिस्तान में उसने जंगी तहरीकों को और तेज किया, उभारा। अब कबाइल जो मुंतशिर हो चुके थे वो अपने अपने इलाके तक इतने ज्यादा मजबूत हुए और मजबूती के साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इसमें औरतें भी बहुत ज्यादा शामिल थी, बच्चे भी बहुत ज्यादा शामिल थे। और जनरल मैकनॉटन, जनरल सील और जनरल स्टीवर्ट फिनिस्टन के खिलाफ लड़ रहे थे। फिनिस्टन वो जनरल था जो बहुत ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा अक्लमंद भी था, लेकिन पेशावर के जितना भी इलाके थे उसमें फिनिस्टन मौजूद था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद काबुल में फिनिस्टन को भेज दिया गया और इस तरह मैकनॉटन भी वहीं पर मौजूद था और जनरल सील भी वहीं पर मौजूद था। ये तमाम तर लोग दोबारा हिकमत अमली देने लगे। इस तरह कंधार में, काबुल में और दूसरे शहरों में तकरीबन 15-15 और 20-20 हजार अंग्रेज फौजी तैनात किए गए। बहुत ज्यादा अफगानिस्तान कबाइल इस तरह उनके खिलाफ लड़ रहे थे और इसी दौरान अफगान कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए, एक जगह लाने के लिए दोबारा जरूरत पड़ी। इसी दौरान अकबर खान की क़यादत में और बहुत ज्यादा अफगान कबाइल को दोबारा एक जगह इकट्ठे करने के लिए वहां पर अकबर खान की तरफ से खत लिखे गए और काबुल के बीचों बीच, जहां पर अंग्रेजों के हर जगह पहरे थे, तकरीबन 150 कबाइलों के सरदारों ने एक ही बंद कमरे में आकर मीटिंग की। एक ही बंद कमरे में आकर उनकी एक टेबल टॉक हुई जिसमें मुत्तहिद किया गया सबको। अफगान सरदारों की इस मीटिंग में एक फैसला बहुत मजबूती के साथ तय पाया कि अंग्रेजों के खिलाफ जहाद की तमाम तर तहरीकों को बहुत ज्यादा तेज किया जाए, ना सिर्फ तेज किया जाए बल्कि आगे भी बढ़ाया जाए। इस तरह मुख्तलिफ सरदारों में मुख्तलिफ ओहदों पर उनको तकसीम किया गया और जहादी तहरीकों को तेज किया गया। ये मीटिंग, ये इकट्ठ, ये जमा होनी ही थी कि अफगान सरदारों को अपने अपने कबीले तक पहुंचना ही था कि वो कबीलों ने जहादी तहरीकें इतनी तेज की कि जनरल मैकनॉटन हैरान रह गया कि अचानक अफगानिस्तान में दोबारा क्या हो गया है। उसने जनरल फिनिस्टन को जलालाबाद में तैनात कर दिया और जनरल सील को अपने साथ रखा। इस दौरान अफगान कबाइल इतने हावी हुए कि हर जगह अंग्रेजों को शिकस्त खुर्दा होना पड़ा और कंधार में जाने वाला अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा खजाना रस्ते में वो भी अफगान कबाइल ने लूट लिया। उसके जरिए अफगान कबाइल असले में बहुत ज्यादा मजबूत हुए और आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि अंग्रेज शिकस्त खुर्दा होते गए और 1841 का वो साल आया जो कि वो साल था जो अंग्रेजों के लिए एक भयानक ख्वाब था। इस साल में अंग्रेज टूट रहे थे और हर तरफ से अंग्रेजों को शिकस्त हो रही थी। यहां तक कि लेडी सील लिखती हैं कि ये वो साल था जब अंग्रेज फौज जा रही होती थी और अफगान कबाइल के लोग और अफगानी बशिंदे और ये पठान टीलों में से ऐसे उन पर झपटते लपटते थे जिस तरह एक भेड़िया बकरियों को देखकर लपटता है। और इस तरह सरेआम खून रेजी और सरेआम जंग शुरू हो चुकी थी। आखिरकार इस तरह अंग्रेजों के बहुत ज्यादा इलाकों को अफगान कबाइल ने फतह किया और आहिस्ता आहिस्ता अफगान कबाइल मजबूत होते गए। एक वक्त ये आया कि जनरल मैकनॉटन सुलह की तरतीब लेकर, यानी कि वो सुलह की तरफ माइल हुआ और
उसको समझ आ चुकी थी अगर अब मैं और मजीद जंग में जाता हूं तो तहस नहस हो जाएगी अंग्रेज फौज सारी। वो सुलह की तरफ बढ़ा और उसने अफगान कबाइल को खत लिखना शुरू कर दिए और सुलह की तरफ माइल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक सुलह ना थी बल्कि ये जनरल मैकनॉटन की तरफ से एक नई साजिश का आगाज था। जनरल मैकनॉटन ने अकबर खान को एक खत लिखा कि वो अगर उसके साथ शामिल हो जाए, उसके साथ चले तो अकबर खान को बहुत ज्यादा इलाका देगा और उसका हुक्मरान देगा, इसके अलावा बहुत ज्यादा तोहफे तोहफे से नवाजेगा। और यहां तक कि उसको ये लालच दिया गया कि उसे सालाना 12 लाख रुपए मिलेंगे और पर योमिया भी उसे पैसा दिया जाएगा और हर साल के बाद इस रकम को भी बढ़ा दिया जाएगा। जब अकबर खान के पास ये खत पहुंचा तो अगर अकबर खान उसकी ये बात मान लेता, उसका ये दिमाग पैसे की तरफ माइल हो जाता तो दोबारा अफगान कबाइल पस्त हो जाते और मैकनॉटन दोबारा बहुत ज्यादा तरतीब और उसके साथ बहुत ज्यादा ताकत के साथ अफगानिस्तान पर उसी तरह काबिज हो जाता जिस तरह तकरीबन 1947 तक अंग्रेज हिंदुस्तान में काबिज रहे थे। तो उसने से पढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा दानिशवरी का उसने ये सबूत दिया। हालांकि अकबर खान सिर्फ 25 साल का था लेकिन उसने फिर भी अपनी अक्लमंदी से काम लिया और इस्लाम के लिए काम लिया और इस पैसे को ठुकराया। और उसने जनरल मैकनॉटन के सामने कोई बात जाहिर न होने दी और तमाम तर कबायली सरदारों तक रवाबित किए और उनको ये बताया कि मुझे जनरल मैकनॉटन का ये खत मौसूल हुआ है। सबसे बड़ी हैरान कुन ये बात थी कि उधर भी 2 से 3 सरदार ऐसे थे जो कहते थे हमें भी बिल्कुल ऐसी पेशकश हुई और ऐसा ही खत वसूल हुआ है। लेकिन इसके लिए हिकमत अमली बनाई गई और एक कासिद भेजा गया जो कि अकबर खान की तरफ से जनरल मैकनॉटन तक पहुंचा और उसने बताया कि अकबर खान इस बातों पर आमादा है लेकिन वो 12 लाख के बजाय सालाना 30 लाख रुपए लेना चाहता है। जनरल मैकनॉटन को यह यकीन दिलाना था, पैसों का लालच देकर जनरल मैकनॉटन खुश हुआ और उसने उसी वक्त 30 लाख रुपए अदा किए और यहां तक उसने अपनी निशानी भी भेजी कि ये मेरी तरफ से ये मुआहदा तय पा गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पास मेरे ही इधर किले में आए और यहां पर ही मुआहदा तय पाएगा। लेकिन ये मुआहदा इस तरह तय नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान से हमें निकालने के लिए जो दस्तावेज़ात दूसरे हुक्मरानों के पास मौजूद हैं उनसे भी वो वापस लाई जाए। वो वापस लाने के बाद मुझे एक मुआहदे के लिए बुलाया जाए ताकि मैं आपके दरमियान ये मुआहदा तय करूं कि किस इलाके में कौन ये तय करेगा, कौन ये हुक्मरानी करेगा, तब इस मुआहदे पर मैं अमल दरामद करूंगा। लेकिन जनरल मैकनॉटन को पता ना था कि इस साजिश में सारे हुक्मरानों को इसकी साजिश का ये पता है। तो सारे हुक्मरानों ने इसकी साजिश को इसी के खेल के साथ ही खेलने का फैसला किया। उसने जनरल मैकनॉटन को ये यकीन दिलाया कि हम तुम्हारी हुक्मरानी को कबूल करते हैं और हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, जिस तरह के तुम फैसले करोगे हम हाजिर हैं। ये पैसा देना ही था। जनरल मैकनॉटन एक खाली पुलाव पकाने लगा। वो खुश हुआ कि इस तरह मैं तमाम अफगान कबाइल को अपने हाथों में दोबारा कर रहा हूं और इसको तोड़ रहा हूं। लेकिन अकबर खान अपनी फौज के साथ और इस तरह दूसरे हुक्मरान भी अपनी फौज के साथ उस किले की तरफ जा पहुंचे और जनरल मैकनॉटन उस किले की मजबूत फसीलों से निकल कर बाहर आया और यूं बाहर आकर बैठ गया और उसने वो यही सोचा कि ये सारे हुक्मरान मुझसे पैसा लेकर खड़े हैं। लेकिन उसको मालूम ना था कि ये सारे हुक्मरान एक दूसरे को ये बताकर यकजा होकर आए हैं। इस तरह अकबर खान का वहां पर जज्बात जवाब दे गए और वो भड़क कर बोलने लगा कि तुम वो शख्स हो जिसने यहां पर आकर कब्जा किया और हमारे लोगों पर कब्जा किया, लेकिन तुम क्या समझते हो तुम इस पैसे के साथ हमें खरीद सकते हो? तो ये तुम्हारी भूल है। इस वक्त जनरल मैकनॉटन के होश बख्ता रह गया कि ये एक चाल है। वहां से निकलने की कोशिश की और इतनी भगदड़ मची कि अंग्रेज फौजियों ने भी वहां पर हमला किया और मुसलमान नहीं। लेकिन मुसलमान एक खास तरतीब और प्लानिंग के साथ गए हुए थे। जनरल मैकनॉटन उस प्लानिंग के साथ नहीं गया हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वहां पर जंग होने वाली। इसी दौरान जनरल मैकनॉटन को वहां पर मार दिया गया और जनरल सील वहां से निकलने में कामयाब हो गया और इस तरह उस किले को फतह कर लिया गया और पूरे अफगानिस्तान में अंग्रेजों पर लर्जा तारी हो गई और अंग्रेज वहां पर अपनी हर जगह अपनी छावनी छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता भागने लगे। लेकिन जनरल सील ने दोबारा मुआहदा अकबर खान तक पहुंचाया। उसने कहा कि हम निकलने को तैयार हैं लेकिन हमारे सारे फौजी हमें वापस किए जाएं, हमारे फौजियों के बच्चे उनकी फैमिलीज हमें वापस की जाएं ताकि हम इज्जत के साथ आराम के साथ उन्हें लेकर यहां से चले जाएंगे। लेकिन हमारे सारे ये लोग वापस किए जाएं, इसके बदले हम अपना सारा साजो सामान सारा असला यहां पर छोड़कर जाएंगे।
अंग्रेज़ों का ये मुआहदा नहीं था, बल्कि इसके पीछे भी ये साजिश मौजूद थी। और उसने अकबर खान ने उनकी इस साजिश को ना भांपा और उसने कहा कि तमाम तर फौजियों को आज़ाद किया जाए और अंग्रेज़ के जितने भी फौजी हैं उस जनरल तक पहुंचा दिए जाएं ताकि वो इज़्ज़त और आराम के साथ यहाँ से निकल जाएं। लेकिन जो उस जनरल तक जब तमाम तर फौजी और साजो सामान पहुंचा तो फौजियों की तादाद तकरीबन 5000 थी। जब उसने 5000 फौजियों को देखा तो उसने ये सोचा कि वो इन कबाइलों के खिलाफ दोबारा कुछ अरसे तक लड़ सकता है ताकि वो अफगानिस्तान में कुछ अरसा और रहे और इस तरह पेशावर में और हिंदुस्तान से दोबारा मदद उन तक पहुंच जाएगी, वो इस तरह अफगानिस्तान पर फिर काबिज हो सकते हैं। और उन्होंने जाने के लिए देर बदेर करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता एक हील बहाने और इनका सहारा लेना शुरू कर दिया कि अभी हमारे पास इतना खाना मौजूद नहीं है कि हम लोगों को यहाँ से लेकर निकले, हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं। लेकिन अकबर खान उनकी साजिश को भांप चुका था। उधर जलालाबाद में तैनात जनरल फिंस्टन इस इंतजार में था कि अगर वो जनरल सील की तमाम 5000 फौजियों पर मुश्तमिल फौज जलालाबाद में मुझ तक पहुंचती है और उधर पेशावर से मदद भी मुझ तक पहुंच जाती है तो इस तरह हम एक छावनी में तब्दील हो जाएंगे और दोबारा अफगानिस्तान पर हमलावर होकर दोबारा उन लोगों को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ जलालाबाद की तरफ से जनरल फिंस्टन का पैगाम उस जनरल को पहुंचा कि 5000 फौजी लेकर किसी भी तरीके से मेरे तक जलालाबाद में पहुंचे और इस तरह यहाँ से पेशावर से मदद भी मुझ तक पहुंच। 1841 के इस भयानक साल में अंग्रेजों ने जब काबुल से निकलकर जलालाबाद की तरफ रवाना होने लगे कि हम ये अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो अकबर खान की सारी फौज भी उनके साथ थी, उनके साथ चलते चलते। लेकिन वो जनरल की सबसे पहली तरजीह ये थी कि किसी भी तरीके से किसी भी जरिए से हम जनरल फिंस्टन की फौज तक पहुंचे और इस तरह हम पेशावर से भी इमदाद मंगवा लेंगे, पेशावर से भी मदद मंगवा लेंगे और इस तरह हम एक बड़ी छावनी में तब्दील होकर इन पर हमला कर सकेंगे। लेकिन जलालाबाद से कुछ ही किलोमीटर, कुछ ही मील दूर जब उनको मालूम हुआ कि जनरल फिंस्टन की फौज इनके इंतजार में है और इस तरह इस जनरल की फौज उनके साथ मिलने को तैयार है तो अकबर खान ने सूरत हाल को भांपा और दर खैबर की तरफ अपने फौजियों को भेजा और वहां पर तैनात किया कि पेशावर से आने वाले किसी भी काफिले को तहस नहस किया जाए और जलालाबाद से पहले अपनी फौज को उस काफिले पर टूट पड़ने को कहा जो 5000 फौजियों पर मुश्तमिल बड़ी इज्जत के साथ जा रहा था। लेकिन उनकी साजिश, उनकी बदअहदी की वजह से अकबर खान को मजबूरन उन पर हमला आवर होना पड़ा और इस तरह हमला हावर हुए कि हर जगह अंग्रेजों की लाशें थी। इस वक्त कबाइल सबसे ज्यादा गुस्से में अकबर खान की क़यादत में उन पर हमला आवर हुए थे क्योंकि हर दफा उन्हें बदअहदी का सामना था, हर दफा उन्हें साजिश का सामना था। इस बार कबाइल अपना आखिरी मार्का समझकर अंग्रेजों पर हावी हो चुके थे और इस तरह हावी हुए कि जनरल सील और उसके 5000 फौजियों पर मुश्तमिल तमाम लोगों को तहस नहस कर दिया। और यहां तक कि उनमें मौजूद एक डॉक्टर था, जब उसने फौजियों को इस तरह बर्बरियत के साथ मरते हुए देखा तो उसने खुद वहां पर अपने आप को चाकू के साथ हलाक कर दिया। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ वो कबाइल इस तरह टूटे कि वो खुदकुशियां वहां पर करने लगे, मौत अपनी अजियतनाक मौत को देखकर। लेकिन ये कुछ ही 50 या 60 के करीब लोग ऐसे थे जो जनरल फिंस्टन तक पहुंचने में कामयाब हुए। जब जनरल फिंस्टन को पता चला कि इस तरह उस पूरे काफिले को तबाह कर दिया गया है, जनरल फिंस्टन की हट धर्मी फिर भी काम न आई। उसने दोबारा यही सोचा कि इनके खिलाफ जंग की जाएगी और इनके खिलाफ लड़ा जाएगा। लेकिन वो ये भूल चुका था कि दरा खैबर पर पेशावर का जो रास्ता अफगानिस्तान के साथ मिलता है उस पर लोगों को तैनात कर दिया गया है और फौज वहां पर तैनात है। और इस तरह अकबर खान ने जलालाबाद पर भी अपनी फौज की चढ़ाई कर दी और 1841 में जनरल फिंस्टन समेत उन तमाम अफवाज को तबाह बर्बाद कर दिया। और कुछ गिने चुने ऐसे अंग्रेज थे जो इस जंग के बाद अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन हिंदुस्तान की हठधर्मी, हिंदुस्तान की बेशर्मी और मुजाहिका खेज बात यह थी हिंदुस्तान में कि अंग्रेज वहां पर पहुंचकर जश्न मनाने लगे कि हम अफगानिस्तान से जीत कर आए हैं। और बेशर्मी हठधर्मी की इंतहा यह थी कि उन जश्न में वो ऐलान करने लगे कि अफगानिस्तान में मौजूद जो पठान कबाइलों के सरदार अफगान हुकूमत संभाल रहे हैं वो हमारे आलाकार हैं, वो हमारे पैरोकार हैं, हम उन्हें तैनात करके इसी वजह से आए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के वो कबाइल अंग्रेजों की ये हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे और वो ये बता रहे थे लोगों को कि हम वो कबाइल नहीं है, हम वो कबाइल हैं, हम वो लोग हैं जिस पर हुक्मरानी ना आज तक किसी बाहर के बंदे ने की है, ना वो आज तक किसी को बर्दाश्त करेंगे। इस तरह अंग्रेजों का इनखला अफगानिस्तान से हुआ और अंग्रेज बुरी तरह जलीलो ख्वार होकर जंगों का हिस्सा बनते हुए और अपने बहुत ज्यादा मालो असबाब और जानी नुकसान उठाकर अफगानिस्तान से चले गए।
मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।